क्लास नंबर 5 में दोस्तों आपका स्वागत है। लर्न टू ट्रेड सीरीज। ये सीरीज के अंदर में ट्रेडिंग करना मैं सिखा रहा हूं और मेरी स्टूडेंट है अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा, हेलो सर। हाउ आर यू? आई एम गुड सर, आप कैसे हैं? ऑसम ऑसम एज यूजुअल। सो अन्नपूर्णा, ट्रेडिंग के 4 क्लासेस हो गए और कुछ तो सीखा ही होगा। हाँ सर। हाँ, समझ में आ रहा होगा कि ट्रेडिंग होता क्या है। करेक्ट राइट सर। करेक्ट। मैं ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपने बहुत कुछ सीख लिया होगा, बट एटलीस्ट आपका मेंटल फ्रेम तैयार हो गया होगा कि अगर मुझे ट्रेडर बनना है तो क्या क्या करना होगा। हाँ राइट? सर, तो मैंने स्टॉक एज को एकदम रिलीजियसली फॉलो करना स्टार्ट कर दिया है। वेरी गुड। सर मैंने ट्रेडिंग टर्मिनल स्टार्ट कर दिया है एंड सर ट्रेडिंग व्यू भी मैंने सर स्टार्ट किया। बट सर ट्रेडिंग व्यू में ना आई ट्राई टू ड्रॉ द ट्रेंड लाइंस, बट सर मैं फॉर सम रीजन मैं नहीं बना पाई सर। तो अगर आप उसको थोड़ा और एलैबोरेट कर सको तो। ठीक है ठीक है। सो आज का अपने क्लास एक काम करते हैं, ट्रेडिंग व्यू को डेडिकेट कर देते हैं। Sure, sir. और क्यों मैं ट्रेडिंग व्यू रिकमेंड करता हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि प्रीमियम प्रोडक्ट में फ्री फीचर्स भी बहुत अच्छे हैं अपने लिए, और अगर आपको प्रीमियम फीचर्स में भी जाना हो सब्सक्राइबेबल प्रोडक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, सो ट्रेडिंग व्यू बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। Okay. तो चलिए उस पर अपने चर्चा करेंगे। सो लेट मी जस्ट ओपन ट्रेडिंग व्यू। ओके, सो ये ट्रेडिंग व्यू का वेबसाइट है। तो आप अगर इधर ध्यान दे, देख पा रहे हैं आप? यस सर। सो अगर आप ध्यान देंगे, जब आप tradingview.com में जाएंगे तो आपको ऐसा वेबसाइट नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा लगेगा बाप रे बाप ये क्या हो रहा है, टू मच इन्फॉर्मेशन। सो हमारे लिए ये इन्फॉर्मेशन अभी इतनी काम की नहीं है। ट्रेडिंग व्यू एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको टेक्निकल एनालिसिस का टूल तो मिलता ही है, उसके अलावा इन्होंने एक सोशल प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रखा है जहाँ पे बहुत सारे लोग ना चर्चा कर रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल चर्चा कर रहे हैं, स्टॉक्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं, सेक्टर्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं। बट अभी आप ये सब चर्चा देखोगे तो हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आप ये चर्चा से एक बार दूर रहिए। आप इसके अंदर में अपना कोई भी ईमेल आईडी से लॉगिन कर लीजिए। सो लॉगिन कैसे होता है, देखिए मैंने लॉगिन कर लिया। राइट। मेरा ईमेल आईडी मैंने लेके इसमें लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने से फायदा ये होता है कि जो भी चार्ट आप बनाएंगे, जो भी डिजाइन बनाएंगे चार्ट में, लाइन वगैरह जो भी, वो सेव हो जाता है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप आए वापस तो वो लॉगिन के आधार पे आपका स्क्रीन सजा हुआ रहे। ओके। ठीक है। जब आप ट्रेडिंग व्यू में आ रहे हैं तो लॉगिन करने के बाद में ये जो चार्ट आपको नजर आ रही है, चार्ट नजर आ रही है, यस। आप इस चार्ट में क्लिक करिए। तो ये टेम्पलेट, ये जो चार्ट का टेम्पलेट खुला है हमारे लिए ये रेलिवेंट है। ठीक है। तो अभी आपको क्या नजर आ रहा है, मैंने इस आईडी से कभी निफ्टी फार्मा देखा होगा, तो निफ्टी फार्मा का मंथली चार्ट नजर आ रहा है। मैंने आपको शायद बताते हुए सिखाते हुए ये चार्ट दिखाया था, तो इसीलिए वो सामने आ गया है। बट आपको अलग अलग चार्ट के टेम्पलेट्स पहले डिजाइन करने पड़ेंगे। अच्छा। देखिए टेम्पलेट क्या होता है कि किसी भी स्टडी को आप टेम्पलेटाइज करना चाहते हैं कि ये मेरा एक फॉर्मेट है और जितने भी स्टॉक्स हो वो उसी टेम्पलेट में ही आए। अच्छा। ताकि आपको इजी हो जाता है समझने में। ठीक है। तो अब आपको टेम्पलेट डिजाइन करना है, तो आप कैसे डिजाइन करेंगे इसके अंदर में? तो सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि मुझे क्या क्या इंडिकेटर्स डालने हैं या क्या क्या स्टडीज डालना है। देखिए ये क्या है, ये कोरा कागज है अभी आपके सामने। ठीक है। अब इस कागज के अंदर में क्या ड्राइंग करनी है, क्या लिखना है, कैलीग्राफी करना है, क्या करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके। तो करने को बहुत कुछ है। अगर आप देखो इसका लेफ्ट मेनू के अंदर में कितने सारे आइटम्स हैं, एक एक मेनू को अगर मैं देखूंगा तो एक एक आइटम बहुत भारी भरकम आइटम है, और आप इसको यूज कर सकते हैं अपने टेम्पलेट बनाने में और अपनी स्टडी करने में। उसके अलावा राइट साइड में देखोगे तो और भी बहुत सारे आइटम्स हैं, जैसे वॉच लिस्ट का यहाँ पर है, अलर्ट्स है, यहाँ पर हेडलाइंस है, यहाँ पर डेटा विंडो है। तो लेफ्ट पैनल और राइट पैनल दोनों में काफी वैल्यू एडेड इंफॉर्मेशन है जो आप अपने टेम्पलेट के अंदर में डाल सकते हैं। ऊपर में अगर आप देखेंगे जो हेडर है, हेडर के अंदर में आपको कुछ नजर आ रहा है, ये CNX फार्मा नजर आ रहा है। चलिए इसको चेंज करके अपने रिलायंस कर लेते हैं। हाँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज तो आप जानते ही हैं। राइट जी, तो इसीलिए इजियर होगा अपने को बात करना समझना। तो रिलायंस के अंदर में मैंने जब डाला है ये, तो रिलायंस है, ये M नजर आ रहा है आपको। अगर मैं इसमें क्लिक करूंगा तो इसमें क्या क्या नजर आ रहा है, 1 सेकंड, 5 सेकंड, 15 सेकंड, 30 सेकंड, ये सब क्या है? टाइम फ्रेम्स। टाइम फ्रेम। तो मैंने आपको बताया था कि या तो कैंडल होगा जिसका क्लोजिंग प्राइस खाली आप लेंगे तो लाइन बन जाएगा, नहीं तो वो कैंडल है।
तो ये 1 सेकेंड, 5 सेकेंड, 15 सेकेंड, 30 सेकेंड, 1 मिनट, ये सब वो टाइम फ्रेम्स है जिस टाइम फ्रेम के कैंडल बनते हैं। अच्छा। जैसे अभी हमने 1 मंथ का रखा है, तो ये 1 मंथ का क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से लाइन चार्ट बनाया हुआ है। इसको मैं कैंडल कर लेता हूँ, अपने डिस्कस करेंगे कैंडल बाद में, बहुत इलाबोरेट डिस्कशन करेंगे। इसको मैं कैंडल बना लेता हूँ, तो क्या नजर आ रहा है? ओपन, हाई, लो, क्लोज ऑफ दैट पर्टिकुलर मंथ। अच्छा। तो यहाँ पर एम है, मंथ है, इसलिए वो मंथ का है। अगर वो डी होता तो वो डे का होता। ठीक है, चलिए इसको और छोटा टेन्योर कर लेते हैं, इसको 30 मिनट का कर लेते हैं। तो इसका मतलब देखिए इस तरह से हो गया, तो आप इसको रीसेट कर सकते हैं, राइट क्लिक करिए, रीसेट चार्ट, तो ये अपने आप वापस से रियलाइन हो जाएगा। ओके। कई बार क्या होता है, प्राइसेस ऊपर नीचे बहुत होते हैं ना, तो लाइन कई बार एडजस्ट करना पड़ता है इस चार्ट टेम्पलेट को, तो इसको मैंने कर दिया। तो ये क्या है? ये 30 मिनट का कैंडल्स का रिलायंस का चार्ट है। ओके। तो आप अपनी अवधि के हिसाब से ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्या चाहिए। ये हो गया ड्यूरेशन वाइज, सेकंड वाइज भी कर सकते हैं, मिनट्स वाइज भी कर सकते हैं, आवरली भी कर सकते हैं, डेज भी कर सकते हैं, और रेंज भी कर सकते हैं। ये रेंज क्या है? ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। 100 रेंज, इसका मतलब क्या है? 100 रेंज, 100 डेज का रेंज। 100 रेंज का मतलब हो गया पिछले 100 पीरियड का। ये एक अपने आप में एक स्टडी है, जैसे कैंडल बार होते हैं वैसे ये अपने आप में स्टडी है, जो पिछले 100 पीरियड का एक रेंज को आपको दिखा रहा है। अपने इस पे जाएंगे बाद में, अभी डिटेल में इतना डिस्कशन नहीं कर रहे। तो ट्रेडिंग व्यू एज अ टूल में एक्चुअली में कैपेबिलिटी है कि आपको जिस ड्यूरेशन का टेम्पलेट डिजाइन करना है, आप उस ड्यूरेशन का टेम्पलेट डिजाइन कर सकते हैं। वापस से चलते हैं अपने लाइन चार्ट में, तो लेट्स चेंज दिस रेंज टू अ सिंपल लाइन चार्ट। तो ये लाइन चार्ट आपको नजर आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर आपको चार्ट्स चेंज करने हैं, तो ये देखिए इतने सारे आइटम्स हैं यहाँ पर जो आप चार्ट्स अपना डिफाइन कर सकते हैं। मेरी राय ये रहेगी कि आप किसी भी एक को लेके आगे बढ़े। आप कैंडल लेना चाहते हैं तो कैंडल लीजिए, लाइन लेना चाहते हैं तो लाइन लीजिए, बिकॉज आपने चालू किया अभी। तो जितना फोकस में एक ही चीज पे फोकस करेंगे उतना बेटर आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। उसके बाद एक बटन है कंपेयर। अगर आप इस स्टॉक को किसी और स्टॉक के साथ कंपेयर करना चाहते हैं, एक स्ट्रैटेजी है पे ट्रेडिंग। पे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में क्या होता है कि आप देखते हैं कि एक स्टॉक दूसरे स्टॉक के मुकाबले क्या स्ट्रांग है या वीक है, और आप उसके हिसाब से वो स्ट्रैटेजी में ट्रेड करते हैं। मैं पे ट्रेडिंग भी आपको सिखाऊंगा, और काफी कॉम्प्लिकेटेड है, बट सिंपल तरीके से मैं सिखाने की कोशिश करूंगा। तो सपोज मुझे रिलायंस को कंपेयर करना है किसी और स्टॉक से या किसी और इंस्ट्रूमेंट से। से मुझे कंपेयर करना है रिलायंस वर्सेस निफ्टी। क्या निफ्टी के मुकाबले रिलायंस ने क्या किया है, तो मैं कंपेयर बटन में यहाँ पर लिख दूंगा निफ्टी। तो ऐड किया मैंने, तो ये आ गया निफ्टी के साथ कंपेयर। अब आपको ग्राफ में क्या नजर आ रहा है? 2 ग्राफ्स है, 2 ग्राफ आ गए अचानक से। एक ग्राफ है रिलायंस का जो कि ब्लू है, आप देखिए यहाँ पर ब्लू कलर टेक्स्ट है, और एक ग्राफ है निफ्टी का जो कि कौन सा कलर है? रेड कलर है। तो ये आपको दोनों स्टॉक्स का काइंड ऑफ कोरिलेशन बता रहा है। अच्छा, कि ये बढ़ता है तो क्या ये भी बढ़ता है, ये घटता है तो क्या ये भी घटता है। तो एक कोरिलेशनशिप निकालने के लिए ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। ठीक है, चले मैं एक बार इसको हटा देता हूं। एक बार निफ्टी को हटाने के लिए क्या करना हो, कुछ भी आप इंसर्ट करते हैं, देखिए यहाँ पर एक पैनल आ जाएगा, तो उस पैनल से आप चीजों को सेटिंग भी कर सकते हैं, हाइड भी कर सकते हैं, और कुछ और भी कर सकते हैं मोर करके। बट इसको मैं डिलीट कर देता हूं एक बार कि मेरे को ये नहीं चाहिए, तो क्रॉस हो गया। मतलब जो स्टडी आपने डाली थी उस स्टडी को आपने एक बार हटा दिया है। तो ये मैं 2 कंपनीज के बीच में भी कर सकती हूँ, कुछ भी कर सकते हो। इट्स गुड फॉर कंपैरिजन। एक ओवरऑल कंपैरिजन कई बार करना पड़ता है कि यार ये स्टॉक तो चल गया, क्या ये स्टॉक नहीं चला अभी तक। एंड अगर कंपेटिटर्स का भी करना है, सो कॉम्पिटिटर्स का करना है तो करेक्ट। तो कई बार होता है कि जैसे अभी जो चल रहा है पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अंदर में, तो स्टेट बैंक चल गया, अब उसके बाद बैंक इंडिया चल गया, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि क्या पीएनबी चला है, क्या महाराष्ट्र बैंक चला है। तो वो कंपैरिजन करने के लिए देखो मार्केट में अल्टीमेटली क्या कॉज एंड इफेक्ट वर्क करता है, तो कोई भी एक ट्रिगर के बाद बाकी चीजें उसको फॉलो करती है, राइट। तो ये सब चार्ट पैटर्न आपको एक इंडिकेशन देते हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये देख के ट्रेड कर लो, बट एक इंडिकेशन आ जाता है कि ये देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए। उसके बाद है इंडिकेटर्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है टेक्निकल एनालिसिस स्टडी का। इसमें मैं और डीप में घुसूंगा। जितने मेजर इंडिकेटर्स मुझे लगता है आपको देखना चाहिए मैं आपको सिखाऊंगा। इंडिकेटर्स क्या होते हैं कि जब आप
मंदिर जाते हैं तो आप भगवान का दर्शन करने जाते हैं, सही है ना? तो लेकिन जब आप जाते हैं तो आपका दर्शन पहले होता है पुजारी से। फिर पुजारी आपको बोलता है कि देखो भगवान यहाँ मिलेंगे, ऐसे मिलेंगे, तुमको ये करना पड़ेगा। तो ये इंडिकेटर्स जो है ना, ये सारे पुजारी हैं। ओके, ठीक है, और भगवान है प्राइस। ठीक है, तो प्राइस ही मेन है। सब प्राइस की रिटर्न। प्राइस रिटर्न, देखिए रिटर्न तो आप भगवान के पास में जाते हैं, फिर आपको वो रिटर्न देते हैं। चाहे वो पैसा हो सकता है, चाहे वो संतुष्टि हो सकती है, वो अलग बात है। ओके, बट प्राइस तो गॉड है, बिकॉज अल्टीमेटली प्राइस के साथ आपने दोस्ती कर ली, उसके साथ में एक आपका माइंड का मिलन हो गया, तब फिर आप पैसा बनाएंगे शेयर। राइट। तो टेक्निकल इंडिकेटर्स बेसिकली क्या होते हैं कि प्राइस जो है प्लस और एक दो पैरामीटर्स है, उनसे डिराइव होके इंडिकेटर्स बनते हैं जो कि प्राइस की भाषा बोलने की कोशिश करते हैं। ओके, जैसे बहुत सिंपल इंडिकेटर्स भी है, जैसे फॉर एग्जांपल सपोज दो गाड़ियों की रेस लगी है, ठीक है, अब उन दोनों गाड़ी में कौन सी गाड़ी जीतेगी ये कैसे पता लगेगा? जो सबसे ज्यादा तेज भाग रही है। वो कैसे पता लगता है? स्पीड की। स्पीडोमीटर। Right, बहुत सिंपल हाँ. है। तो इसका मतलब कोई ऐसा टेक्निकल इंडिकेटर जो मुझे प्राइस का स्पीडोमीटर बता दे कि क्या इसमें रफ्तार तेज है कि रफ्तार स्लो है, क्योंकि अल्टीमेटली भाव कैसे बढ़ रहा है, या तो ऐसे बढ़ रहा है, या ऐसे बढ़ रहा है, या ऐसे ऐसे बढ़ रहा है। हर एक्शन ऑफ प्राइस का एक कैरेक्टर है। ओके, और वो ही डिफाइन करता है कि आने वाले दिनों में ये प्राइस क्या करेगा। ओके, तो ये कैरेक्टर जो है प्राइस का, उसको इंडिकेटर्स बताते हैं। अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी है, बहुत इंटरेस्टिंग थॉट प्रोसेस है। इसको जितना डीप में जाओगे ना, उतना आप प्राइस के बारे में और समझ पाओगे, और अल्टीमेटली प्राइस के बारे में पकड़ लिया ना, तो फिर ट्रेडिंग करना उतना टफ नहीं है। ओके, तो इमेजिन कर लो, दिस इज बेसिकली एन अनदर एनालॉजी। एक दूसरा एग्जांपल देता हूं कि आप किसी से बात करना चाह रहे हैं, तो आप एक्सप्रेशन से भी बात कर सकते हैं, इंग्लिश में बात कर सकते हैं, हिंदी में कर सकते हैं, बंगाली में कर सकते हैं, बहुत सारे लैंग्वेजेस है। तो ये इंडिकेटर वो लैंग्वेज है ओके, जो दो लोगों को कनेक्ट कर रहा है, मतलब आपके और प्राइस के बीच में कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है इंडिकेटर। ओके, ठीक है, बहुत सारे इंडिकेटर हो सकते हैं। देखिए इतना मैंने जैसे सर्च मारा, कितने सारे इंडिकेटर आ गए। हर इंडिकेटर का एक रोल है, एक वैल्यू है। उसके बाद है कैंडलस्टिक पैटर्न। कैंडलस्टिक जैसे आपने देखा ना, ओपन हाई लो क्लोज के अलग अलग शेप एंड स्ट्रक्चर्स है, क्योंकि ओपन और हाई के बीच में डिफरेंस कभी इतना होगा, कभी इतना होगा, कभी इतना होगा। तो हर स्ट्रक्चर, ओपन हाई लो क्लोज का कॉम्बिनेशन को एक स्ट्रक्चर बोल सकते हैं आप। वो है कैंडलस्टिक पैटर्न्स। जैसे हैमर पैटर्न, इट कुड बी शैडो पैटर्न, इट कुड बी मारुबुजू पैटर्न। ये बहुत ही डीप स्टडी है, इट्स अ जापानीज स्टडी जो कि काफी साल से मार्केट में यूज हो रहा है, और इट हैज अ ह्यूज एप्लीकेशन। तो लोग क्या करते हैं, हर दिन का कैंडलस्टिक पैटर्न का एक डेफिनेशन इवैल्यूएट करते हैं कि आज मारुबुजी बना है तो उसका क्या रेलेवेंस है। ओके, तो इस बेसिकली हमने एक एक पैटर्न को नामकरण कर दिया, तो आप उसको बात कर सकते हो ना उससे कि आज तुम ये बने हो, उसका मतलब कल मार्केट में कुछ होने वाला है, राइट। तो ये रटने की बात नहीं है, एवरीथिंग हैज अ कॉमन लॉजिकल सेंस आल्सो, सो वी विल अंडरस्टैंड दोस थिंग्स। उसके अलावा देखो, ट्रेडिंग व्यू में एक खास बात है, इन्होंने ना पब्लिक लाइब्रेरी क्रिएट कर दी है। पब्लिक लाइब्रेरी का मतलब क्या हुआ? व्हाट इज पब्लिक लाइब्रेरी? जहाँ पे कोई भी आके कोई भी बुक इशू करके पढ़ सकता है। तो ये वही है कि पब्लिक लाइब्रेरी, यहाँ पे कोई भी आके अपना कंट्रीब्यूशन कर सकता है, और वहां से कुछ बोरो करना है तो बोरो भी कर सकता है। अब क्या कंट्रीब्यूशन कर सकता है? इंडिकेटर्स, कुछ बनाना है तो अपना इंडिकेटर बना के डाल दो, या दो चार इंडिकेटर को जोड़ जाड़ के अपना इंडिकेटर बना दो। ओके, राइट। बहुत सारी कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, मतलब ये हथार सागर है, इसमें हम लोग घुसेंगे ना तो ये सारी बातें जो मैं अभी कर रहा हूँ ना, ये थोड़ा एडवांस लेवल हो गया। मे बी अपना 50वां वीडियो में शायद ही हम लोग बात करेंगे। इट इज नॉट अ वेरी बेसिक थिंग, तो एक बार इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, बट इसमें हम लोग वापस आएंगे, मेरी 50वां वीडियो में आएंगे और एक एक के बारे में बात करेंगे कि क्यों हर इंडिकेटर जो लोगों ने भी कंट्रीब्यूट किया है काफी रेलिवेंट है। जैसे एग्जांपल देता हूं, ये एक इंडिकेटर है स्क्वीज मोमेंटम इंडिकेटर बाय लेजी बेयर। इस इंडिकेटर को कितने लोगों ने पसंद किया है? 69,647 पीपल हैव लाइक दिस इंडिकेटर। मतलब इसमें कुछ तो होगा इस इंडिकेटर में, इसलिए लोगों ने लाइक किया है। अब वो इंडिकेटर क्या है, उसका लॉजिक क्या है, वो सारा चीजें यहाँ दी भी रहती है ट्रेडिंग व्यू में, और ये सारा फ्री है।
ओके अभी तक मैं जितनी बात कर रहा हूँ वो फ्री है। तो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ट्रेडिंग व्यू की ये है कि जो उन्होंने फ्री दिया है वो एक आम आदमी के लिए सफिशिएंट है मार्केट में घुसने के लिए, ओके राइट। उसके बाद है माई स्क्रिप्ट्स। माई स्क्रिप्ट इज अ वेरी यूनिक फीचर ऑफ ट्रेडिंग व्यू, जहां पर आप कोड कर सकते हैं, आप खुद का इंडिकेटर कोड कर सकते हैं कि जब ये हो तो फिर मेरे लिए अलर्ट कर देना। तो वो जो एक टिपिकल कोडिंग होता है ना प्रोसेस की, राइट जब आप मैथमेटिकली चीजों को क्वांटिफाई कर रहे हैं प्लस लॉजिक दे रहे हैं पूरा फ्लो को, तो इसका एक स्क्रिप्ट है कॉल्ड पाइन स्क्रिप्ट। ओके जो कुछ लोग जो कोडिंग में जिनको अच्छा लगता है, जरूरी नहीं है कि उनको इंजीनियर होना पड़ेगा, कॉमर्स ग्रेजुएट भी कोडिंग सीख सकता है, तो आप अगर कर सकते हो तो पाइन स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं उसका अंडरस्टैंडिंग आप लोगे। मे बी ये भी हम लोग 51st वीडियो में बात करेंगे, ओके ठीक है। उसके बाद एक और इंडिकेटर इन्होंने बनाया वॉल्यूम प्रोफाइल, जो कि स्टॉक मार्केट के अंदर में अगर टेक्निकल एनालिसिस कर रहा है तो दो बहुत क्रिटिकल पैरामीटर्स होते हैं, प्राइस एंड वॉल्यूम। तो वॉल्यूम प्रोफाइल आपको अलग अलग तरीके से वॉल्यूम को प्रेजेंट करने का तरीका बताता है। ओके आई थिंक मोरलेस मैंने आपको जो आपके लिए आज की डेट में नीड है वो मैं बता दिया हूं कि ट्रेडिंग व्यू का स्ट्रक्चर ऐसा है। अब इतने सारे फीचर्स हैं, आप एक एक करके उनको यूज करेंगे तभी आप कॉम्प्रिहेंड कर पाएंगे। एक फीचर जो आपको यूज करना है वो है राइट साइड में यहाँ पर वॉच लिस्ट है। यहां आपको वो स्टॉक्स ऐड करने हैं जो स्टॉक्स को आप ट्रैक करना चाह रहे हैं। तो कोई भी एक स्टॉक बताइए जिनको आप ट्रैक करना चालू किए हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान लीवर, तो आप प्लस करेंगे, यहाँ सर्च करेंगे। देखिए ट्रेडिंग व्यू में आप स्टॉक भी डाल सकते हैं, फ्यूचर्स भी डाल सकते हैं, फॉरेक्स भी डाल सकते हैं, सीएफडी, क्रिप्टो, इंडेक्स, इकोनॉमी, कितना कुछ आप डाल सकते हैं। ओके ओके चलिए मैं इसमें डालता हूं हिंदुस्तान, तो आप टाइप करिए हिंदुस्तान यूनिलीवर। ओके लेट्स गो देयर। तो मैंने प्लस किया, देखिए यहाँ हिंदुस्तान यूनिलीवर आ गया, मतलब उसका स्टॉक प्राइस मुझे लाइव दिख रहा है, 2165 इसका प्राइस है और ये उसका ग्राफ है। ये ग्राफ है 30 मिनट का ग्राफ। मतलब 30 मिनट का अगर मैं ड्यूरेशन के हिसाब से देखूं तो शॉर्ट टर्म 30 मिनट तो ड्यूरेशन शॉर्ट टर्म के लिए हो गया ना, राइट। तो शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक जो है डाउनवर्ड ट्रेंड में है। प्राइस भी इसका 2165 है, 1.41% डाउन है। राइट। इसका मतलब इस स्टॉक के में हमको डाउन ट्रेंड खेलना है, बेच के खेलना है। ओके ठीक है, अगर शॉर्ट टर्म के लिए खेलना है तो। अगर हम मीडियम टर्म के लिए खेलना है तो शॉर्ट टर्म मतलब क्या है, तकरीबन से 2 दिन से लेके 10 दिन के बीच में शॉर्ट टर्म हो गया। ओके राइट। अगर हमको मीडियम टर्म के लिए खेलना है, सिर्फ 15 दिन से लेके मे भी 2-3 महीने तक लेना है, तब फिर मैं 30 मिनट का चार्ट नहीं देखूंगा, तब मैं देखूंगा डेली चार्ट। तो इसको मैं चेंज करूंगा, डे कर दूंगा, तो मुझे डेली चार्ट नजर आएगा। ओके अब मुझे और लंबी अवधि के लिए खेलना है कि मुझे 3 महीने प्लस के लिए खेलना है, तब फिर मैं डेली चार्ट नहीं करूंगा, मैं फिर वीकली चार्ट करूंगा। ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस भी किया। तो ये ट्रेडिंग व्यू का मोरलेस मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिया, बाकी आप और बाद में देखते रहिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अब आपका प्रश्न ये था कि सर मैं लाइन नहीं ड्रॉ कर पा रही थी। राइट। सो अभी हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान यूनिलीवर जो है वो डाउन ट्रेंड में है। ये तो क्लैरिटी आपको। यस। क्या ये सारा टाइम डाउन ट्रेंड में रहेगा? रह भी सकता है। रह भी सकता है, लेकिन आप क्या चाहते हैं? मैं तो चाहती हूँ आप ट्रेंड जाए। आप चाहते हैं कि ये वापस ऊपर जाए। राइट। तो इसका मतलब आप कॉन्ट्रेरियन है। क्या है? कॉन्ट्रेरियन। ओके। या तो आप ट्रेंड फॉलोइंग है, ट्रेंड फॉलोइंग मतलब ये गिर रहा है तो इसको बेचो और बेचो और बेचो और बेचते रहो। और अगर आपका ऐसा मन कर रहा है यार ये कंपनी क्यों गिर रही है बेचारी, यार इसको तो बढ़ना चाहिए, तो आप उल्टा जाएंगे ना। ये लटकती हुई तलवार है। आप इसमें गर्दन सामने क्यों रख रहे हैं? क्योंकि आपको लगता है कि ये कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, इसके प्रोडक्ट्स मैं यूज कर रही हूँ, ये क्यों गिर रही है स्टॉक प्राइस। राइट। तो ये कहीं ना कहीं से रिवर्स हो सकता है। ओके। विच इज अ कॉन्ट्रेरियन प्ले। ओके। तो यू हैव टू डिसाइड कि आप ट्रेंडिंग प्ले करना चाहते हैं मार्केट में या कॉन्ट्रेरियन प्ले करना चाहते हैं। लॉजिकली तो मैं ट्रेंडिंग ही प्ले करना चाहती हूँ। तो अगर आप ट्रेंडिंग करना चाह रहे हैं तो आपको क्या नजर आ रहा है कि ये स्टॉक नीचे की तरफ ट्रेंडिंग है, तो मुझे इसमें बेच के ही काम करना है। इसका मतलब यू विल फाइंड आउट अपॉर्चुनिटीज टू सेल दिस स्टॉक। सेल करने का अपॉर्चुनिटी सिर्फ 2 जगह मिलता है। एक, जब कोई मेजर डिमांड जोन के नीचे जाता है। आपको याद है मैंने बताया था डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन। तो जब कभी भी प्राइस डिमांड जोन के नीचे चला गया, इसका मतलब उस समय सेल करने का अपॉर्चुनिटी सबसे अच्छा है।
क्योंकि डिमांड जोन क्या हुआ कि कई लोग यहाँ पर खड़े हैं लेने के लिए और वो कोशिश कर रहे हैं कि ये गिरे नहीं, लेकिन उसके बाद भी गिर गया, तो इसका मतलब बेचने वाले ज्यादा पावरफुल है लेने वालों के मुकाबले, राइट? तो whenever a stock crosses the demand zone on the lower side, that's the best time to sell, right? या सपोज कोई स्टॉक नीचे गिरते गिरते थोड़ा रिकवर कर रहा है, जैसे बॉल है, गिराएगा तो थोड़ा रिकवर करेगा लेकिन पूरा नहीं करेगा, फिर गिरेगा फिर थोड़ा रिकवर करेगा, तो नीचे गिरता हुआ स्टॉक में नया लो बन रहा है, हायर लोज एंड लोअर लोज। तो जब वो रिट्रेस करे, इसको रिट्रेसमेंट बोलते हैं, जैसे अभी आप देखो प्राइस 2164, आप कब बेचना चाहोगे? जब ये जो डिमांड जोन था एक, ये डिमांड जोन कैसे हाईलाइट होता है? आप देखो ट्रेंड लाइन टूल्स में जाओ, यहां पर आप ये हॉरिजॉन्टल रे इसको सिलेक्ट करो और इसको यहां पर सिंपल में यहां पर इसको क्लिक कर दो, तो आपको क्या नजर आ रहा है कि ये एक डिमांड जोन, यहां पर बाइंग आई थी, यहां पर बाइंग आएंगी, तो एक छोटा डिमांड जोन आ गया ना। देखिए कोई भी 2 पॉइंट को मर्ज कर दोगे ना तो इट्स अ मिनिमम रिक्वायरमेंट, बट ये 3-4 बार अगर ऐसा हुआ है ना तब फिर वो बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। कोई भी ट्रेंड लाइन में भी ये लॉजिक है, चाहे वो ऊपर का ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो, नीचे का ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो, हमेशा ध्यान रखना 2 पॉइंट मिनिमम है, बट 3 से ज्यादा पॉइंट अगर हो जाए जो कि ट्रेंड लाइन में समा रहे हैं, वो सबसे इफेक्टिव है ट्रेंड लाइन। ओके, बट से क्वेश्चन था, डिमांड जोन तो ये वाला भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है, तो चलो ड्रॉ करते हैं। बहुत अच्छा बात बोला तुमने, तो ये चलो यहां पर भी डिमांड जोन ड्रॉ कर लेते हैं। बट यहां डिमांड जोन में देखो प्रॉब्लम क्या है कि एक ही पॉइंट पे है, तो मुझे थोड़ा और दूर जाना पड़ेगा। चलते हैं, दूर चलते हैं थोड़ा, जितना दूर जाओगे ना उतने अगर पॉइंट्स मिलते हैं तो वो कंफर्मेशन है कि हाँ ये अच्छा डिमांड जोन है, अच्छा सप्लाई जोन है, ठीक है। तो एक बार इसको हम यहाँ पर एक्सटेंड करें, यहाँ से देखें, तो ये एक डिमांड जोन हो सकता है। यहाँ एक बार रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ तोड़ा, फिर यहाँ आया, फिर वापस तोड़ा, फिर यहाँ पर वापस से सपोर्ट लिया, तो ये 1-2 पॉइंट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा, बट मोरलेस ये एक रेंज आपको नजर आ रहा है कि इस रेंज के अंदर में कहीं ना कहीं कोई आके बेचा है, राइट? तो ये मेरे लिए एक सप्लाई जोन हो गया। ओके, सेम सप्लाई जोन डिमांड जोन भी होता है, और जब प्राइस नीचे चला जाता है तो वो सप्लाई जोन बन जाता है। ओके, क्योंकि यहाँ जो बायर्स थे वो भाग गए, कि भाव नीचे चला गया, लोग भाग गए, तो अब वो लोग नीचे में कहीं अवेलेबल होंगे, तो नीचे नया डिमांड जोन क्रिएट करेंगे और ऊपर वाला सप्लाई जोन जो है इंटैक्ट हो जाएगा, बिकॉज जो पुराने सप्लाई वाले थे वो लोग मार्केट में आए होंगे, इस प्राइस के नीचे बेचने आए होंगे। ओके, तो अगर मैं शॉर्ट टर्म में नहीं बना पा रही तो मुझे जूम इन करके, जूम आउट करके और लॉन्ग टर्म का देख के थोड़ा सा चार्ट का स्केल को बढ़ाना पड़ेगा। अच्छा, टेन्योर तो डेली है, ड्यूरेशन डेली है, हाँ। बट स्केल थोड़ा बढ़ाइए, उससे आपको पता लगेगा कि हिस्टोरिकली पिछले कुछ महीनों में किस प्राइस पॉइंट पे ज्यादा डिमांड जोन था या सप्लाई जोन था। ठीक है, अब उस बात पे आते हैं वापस से कि आपने कहा था कि आप डाउन ट्रेंड खेलना चाहते हैं, राइट? तो अभी यहां से अगर मैं इसको डिमांड जोन मान लेता हूं, तो यहां से यहां जाने में कितना जर्नी है? 2160 से यहां पर जाने में 2124, मतलब 40 रुपए, राइट? आने को 40 रुपए है, और अगर ये स्टॉक रिकवर कर गया तो कहां तक जा सकता है? वापस से सप्लाई जोन तक, which is ये वाला, which is right, which is 23 2330, right? तो लगने को है 2166 माइनस 2330, और आने को है इतना ही। क्या ये अच्छी समझदारी है ये ट्रेड करने में? शायद नहीं, क्योंकि लगने को ज्यादा है, आने को कम है, तो ये समझदारी नहीं। ओके, इसको कहते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, कि आपका आने को ज्यादा होना चाहिए, लगने को कम होना चाहिए, तभी आप वो ट्रेड को इनिशिएट करेंगे। अब आपको बोलता हूं कि अन्नपूर्णा ये स्टॉक जो है, ये 2124 का जो डिमांड जोन था अब उसके नीचे चला गया है, 2110 चला गया है। ओके, अब आपके लगने का कितना है? 50 हो गए। नहीं, लगने का कितना है? 2110, तो ये जो डिमांड जोन है ये सप्लाई जोन बन गया। तो यहां से ये स्टॉक अगर नीचे जाएगा तो आपके लिए ऊपर का पॉइंट जो सप्लाई जोन है, यहां जो डिमांड जोन पहले था ये सप्लाई जोन बन गया। तो आप ट्रेड कब काट लोगे? जब आपका प्राइस इस सप्लाई जोन के ऊपर जाने लगेगा, करेक्ट?
ओके, तो सप्लाई जोन भी चेंज हो जाएगा विद द डिमांड। तो सप्लाई जोन भी चेंज हो गया विद द डिमांड जोन। तो हर बार जब ये प्राइस नीचे जा रहा है, पुराना डिमांड जोन सप्लाई जोन बन रहा है, पुराना डिमांड जोन सप्लाई जोन बन रहा है। और जब आप ट्रेड इनिशिएट कर रहे हो तो जब भी स्टॉक अपना डिमांड और सप्लाई जोन को तोड़ता है तब आप अपना पोजीशन को स्क्वायर अप करोगे। फिर क्या बोलते हैं स्क्वायर अप, मतलब आपने अगर बेच रखा है तो आप उसको ले लोगे वापस, ओके, या आपने ले रखा है तो आप उसको बेच दोगे, ओके, राइट। तो इसको कहते हैं मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट, कि लगने को इतना ही होना चाहिए, आने को इतना होना चाहिए। ओके, गॉट इट। तो अगर आप टेक्निकल प्रैक्टिस करेंगे तो पहला प्रश्न कोई भी प्राइस पे आके आपके दिमाग में आना चाहिए कि इसमें मेरे लगने का घर कितना है, ये नहीं कि मेरे कमाई कितनी होगी। नेवर नेवर कीप टेक प्रॉफिट इन माइंड। कभी भी कोई मुझसे क्वेश्चन पूछता है कि सर ये मेरा ट्रेड है, इसमें मेरे को टेक प्रॉफिट कितना रखना, मतलब किस भाव पे मुझे स्क्वायर अप करना चाहिए, मैं बोलता हूँ ये गलत क्वेश्चन है, ये पूछना ही नहीं चाहिए। ओके, पहला क्वेश्चन होना चाहिए मेरा कितना रुपया इसमें लग सकता है, ओके, कितना अगर लॉसेस हो सकता कितना हो सकता है लॉस। तो अगर ये प्राइस यहां से मैं देखूं तो यहां से ये स्टॉक यहां आने के चांसेस तो है, क्योंकि सप्लाई जोन ऊपर में है, है। तो लगने को ज्यादा है, आने को छोटा सा है, तो मैं ये काम क्यों करूं। ओके, जब लगने को कम होगा, आने को ज्यादा होगा, तब मैं काम करूंगा। तो वो कब होगा, जब ये डिमांड जोन को तोड़ेगा और लगने को इतना छोटा सा रहेगा अपने को। क्यों छोटा सा रहेगा, क्योंकि मैंने कहा ना कि जब भी वो डिमांड जोन सप्लाई जोन बन गया और प्राइस नीचे चला गया है, तो वो जो सप्लाई जोन है, अगर उस सप्लाई जोन के ऊपर में स्टॉक चला जाता है तब आप स्क्वायर अप कर लोगे, राइट। तो अगर ये प्राइस नीचे आ गया और इसके ऊपर चला गया तो मैं यही स्क्वायर अप कर लूंगा ना, मैं वेट तो ना करूंगा ऊपर की तरफ। तो लगने को इतना ही है, आने को शायद और है ना। प्रश्न उठता है कि आने को कितना है। तो आइडियली क्या होना चाहिए, जितना आपका लगने को है उसका कम से कम 2 गुना आपका आने का होना चाहिए। सो द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो शुड बी 1:2। ओके, तो इस केस के अंदर में नीचे का और डिमांड जोन अपने ढूंढते हैं, तो क्या मैं इसको एक डिमांड जोन बोल सकता हूँ, ये यहाँ पे, यस डेफिनेटली, या क्या छुटका सा इसको भी एक डिमांड जोन बोल सकता, बड़ी एक ही पॉइंट है, तो एक पॉइंट पे मैं उतना रिलाई नहीं करना चाहता हूँ। ओके, हाँ, ऑल्दो यहाँ पर भी देखिए इसने किया था, बट काफी दिन पुरानी बात हो गई है, बट चलिए फिर भी 2 पॉइंट हमको मिल गया है तो लगा लेते हैं यहाँ पर इसको। तो यहाँ पर भी एक छुटका सा डिमांड जोन। अब मार्केट में पता है एक ब्यूटी होती है कि जिस प्राइस के आसपास बहुत ज्यादा डिमांड जोन आ रहे हैं, मतलब वो प्राइस सॉलिड है, मतलब वापस वो प्राइसेस आने का चांसेस है, मतलब उस प्राइस पे इस स्टॉक को सपोर्ट लेने का चांसेस बहुत Okay. है, क्योंकि बहुत ज्यादा डिमांड जोन वहां है ना। देखिए मैंने ये लाइन ड्रॉ की, यहां से डिमांड जोन आया, ये क्या प्राइस है 2060, यहां से डिमांड जोन आया, ये क्या प्राइस है 2030। तो इसका मतलब 2030 से लेके 2060 का एक अच्छा रेंज होगी, ओके, जहां पर बहुत लोग हैं शायद नीचे बाई करने बैठे हैं। यहां पर भी देखो एक, लेट्स ऑल्सो ड्रॉ दिस, ये है 1974। तो कभी भी आप मार्केट में जब पोजीशन ले रहे हैं किसी स्टॉक में, तब आप एक प्राइस को नहीं देखते हैं, एक रेंज को देखते हैं कि ये 2030 से लेके 2060 का जोन जो है ये बायर जोन हो सकता है, मतलब यहाँ पर बायर बैठे हैं। अगर बायर बैठे हैं तो आप बेच के नहीं करना चाहेंगे, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको उसी हिसाब से इवैल्यूएट करना है जिस हिसाब से बायर और सेलर हैं, विच इज द डिमांड एंड द सप्लाई जोन। ओके, बेसिक समझ में आया आपको? हाँ सर। सर ये तो हो गया इफ आई वांट दिस टू गो डाउन, मुझे अगर बेच के खेलना है, Correct. बट सर अगर मुझे कॉन्ट्रेरियन होके खेलना है, Correct. देन तब आप डिमांड जोन ढूंढोगे। देखिए दोनों केस में आप डिमांड और सप्लाई जोन ही ढूंढोगे, ओके, और आपका अप्रोच चेंज हो जाएगा। अगर आपको इस स्टॉक में कॉन्ट्रेरियन खेलना है तो ये जो डिमांड जोन है, आप मान लोगे कि इस डिमांड जोन से ये स्टॉक घूम जाएगा। ओके, गॉट इट। मैं आपको और बताऊंगा साइंस, जिससे एक प्रोबेबिलिटी पता लगता है कि यार घूमेगा कि नहीं घूमेगा। बट आप क्या चाहोगे कि ये 2122 से ये स्टॉक घूम जाए, राइट। तो आप अटेम्प्ट करोगे यहां लेने का, और अगर ये डिमांड जोन के नीचे चला गया तो जो लिया हुआ उसको आप बेच दोगे, और ये मान लोगे कि यार ये मेरी बात नहीं मानने वाला है, इसको नीचे ही जानना है, तो मैंने जो लिया था उसको मैं बेच देता हूं क्योंकि अभी मेरा सिर्फ इतना सा पैसा लग रहा है। ओके, तो अगर आप कॉन्ट्रेरियन जाओगे
तो आप बाइंग अटेम्प्ट करोगे, और अगर आप ट्रेंड फॉलोइंग काम करोगे तो आप इसको तोड़ोगे, तब आप सेल अटेम्प्ट करोगे। इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर? Yes. When, so I'm repeating this concept. When you identify a demand zone, and if you want to go contrarian in a downtrending stock, then you make an attempt to buy just above that demand zone with a stop loss, which is the maximum loss you want to see in your trade, just below that demand zone. So your stop loss is very small, and probably you will make big profit if that stock turns. And if you want to play with the trend, then you will wait for that demand zone to get breached. And then you go short in that stock after that demand zone is getting breached. And the stop loss will be just above the demand zone, which has now become the supply zone. Okay. So every demand zone becomes a supply zone, and every supply zone becomes a demand zone when they are getting breached in the market. Okay. Got it. Right? So, few questions. Yeah. So, stop loss, how do we, Hmm. what exactly is stop loss? Okay. So, stop loss कैसे समझाएं इसको? नॉर्मल निजी लाइफ में अगर मैं समझाने की कोशिश करूं कि आप किसी चीज को अटेम्प्ट कर रहे हैं बार बार, जैसे बहुत ही फनी वे में बोलता हूं कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी एग्जाम है, तो जब मैं एग्जाम दे रहा था तो मैंने फाउंडेशन में फेल कर गया मैं। Okay. ठीक है, तो बड़ा ना मायूस हो गया कि अरे यार सीए फाउंडेशन कोई फेल करता है तो बच्चों का एग्जाम है। तो अपने फादर के पास गया, मेरे फादर भी सीए हैं, तो उन्होंने बोला कि इसमें क्या है, सीए का मतलब ही होता है कम अगेन। तो फिर से दिया, फिर पास हो गए। इस बार तो रैंक आया था फाउंडेशन में, लेकिन उस समय सोच लिया था कि 3 बार और अटेम्प्ट करूंगा लाइफ में। हुआ तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दूंगा। कब तक करता रहूंगा ये? दैट वाज माय स्टॉप लॉस। Okay. 3 attempt of CA was my stop loss, which I decided कि मैं एक ट्रेड को कब तक ओपन रखूंगा, कभी तो उसको काटना पड़ेगा। देखो क्या होता है, हम लोग कभी भी ना लॉस नहीं बुक कर पाते। एज अ ह्यूमन बीइंग वी डोंट लाइक लॉसेस, वी डोंट लाइक अगेंस्ट पोजीशन। हमको लगता है हर ट्रेड में पैसा बन जाना चाहिए, राइट? स्टॉप लॉस एक ऐसा वरदान है जो हमको बाध्य करता है कि आप लॉस बुक करें, नहीं तो आप तो लॉस रखे रहेंगे। अटेम्प्ट करता जाऊंगा 2 बार 4 बार 5 बार 10 बार 20 बार, 5 साल लगा दूंगा, सीए में पास नहीं करूंगा, अपना लाइफ का पीक टाइम खराब कर लूंगा। ट्रेडिंग में भी वही है। Okay. राइट? सो स्टॉप लॉस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेनोमेनन फॉर अ ट्रेडर। फॉर एन इन्वेस्टर स्टॉप लॉस इज नॉट टू बी टेकन। वो मैं अलग कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा, पर अगर आप ट्रेडर बनना चाह रहे हैं तो स्टॉप लॉस को रेस्पेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। Okay. और मनी मैनेजमेंट क्या बोलता है कि स्टॉप लॉस छोटा होना चाहिए, टेक प्रॉफिट बड़ा होना चाहिए, तभी आप पैसे बनाओगे। राइट? अब स्टॉप लॉस कब लगाना है? अभी इस वीडियो में तो मैंने आपको बता दिया कि डिमांड जोन और सप्लाई जोन के जितना पास में स्टॉप लॉस रहेगा उतना आपका रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। राइट? लेकिन और भी बहुत टेक्निक है स्टॉप लॉस के, अपने डिस्कस करेंगे। बट हॉरिजॉन्टल लाइन से डिमांड जोन सप्लाई जोन निकालना आप समझ चुके हैं, राइट? अब ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, ये भी एक कॉन्सेप्ट है, समझना जरूरी, बिकॉज हॉरिजॉन्टल तो बहुत ईजी है, सीधा लाइन है, तो 2 पॉइंट 3 पॉइंट को मिला लो साथ में तो एक मोटा मोटी डिमांड जोन सप्लाई जोन मिल जाता है। बट ट्रेंड लाइन बनाना कि अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, कंसोलिडेशन रेंज में, वो एक साइंस है जो अपने को सीखना पड़ेगा। तो अपने सीखेंगे और वीडियोस में। यस डेफिनेटली सर। राइट? सो दोस्तों, ये तो था बेसिक ट्रेडिंग व्यू का इंट्रोडक्शन, और जो एकदम एलिमेंट्री लेवल पे जो आप सबको यूज करना चालू करना है। और क्यों ट्रेडिंग व्यू, मैंने आपको बता दिया कि टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए इससे अच्छा टूल आज की डेट में मुझे नहीं नजर आया, मैं खुद इसको यूज करता हूँ। इसमें काफी सब्सक्राइबेबल ऑप्शंस भी है, एडवांस फीचर्स है जो मैं अभी चर्चा नहीं कर रहा हूँ। जब मैं अपनी स्ट्रैटेजीज अन्नपूर्णा के साथ डिस्कस करूंगा, मैं आपको वो एडवांस फीचर्स भी दिखाऊंगा, ताकि अगर आपको लगे कि आप उस एडवांस लेवल तक जाने के लिए तैयार हो चुके हैं, तब शायद वो एडवांस फीचर्स पे आप सब्सक्राइब करना चाहेंगे। तब तक बेसिक स्ट्रक्चर के साथ में टेक्निकल एनालिसिस का प्रैक्टिस आप जरूर चालू करिए। धन्यवाद।